दूसरा, थायराइड। आप सभी ने सुना होगा कि आज की डेट में थायराइड जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहा है लेडीज में, ठीक है। मैम माइक म्यूट करवाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसका ऑन है? भाई आप सभी लोग बहुत ही समझदार सज्जन प्राणी हैं। मेरा अनुरोध है आप सभी से कि आप लोग अपने माइक प्लीज म्यूट कर दिया करें। मैं लास्ट के 10 मिनट आपको दूंगी, आप लोग अनम्यूट करके जितना बोलना है सब बोलिएगा, ठीक है। ये गुल यास्मीन जी बहुत ये कर रहे हैं। गुल यास्मीन जी प्लीज माइक म्यूट कीजिए ना, क्लास इतनी अच्छी चल रही है। 1 सेकंड रुकिए आप, इसमें कहाँ चला गया ऑप्शन? अभी मैंने सबको म्यूट कर दिया है। बेटा बुक दिया है, इसमें लिखो, आप जाओ। गो गो गो, राइट, इसमें लिखना। अभी मैंने सबको म्यूट कर दिया है। अभी तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। देखिए आप लोग सभी लोग बहुत ज्यादा समझदार हैं। अगर मैं बार बार सबको टोकूंगी या सब लोगों को आप बार बार बोलना पड़ेगा तो ये अच्छी बात नहीं है। अपनी ही क्लास डिस्टर्ब होती है और टाइम अपना चला जाता है ना। तो बेहतर है कि लास्ट के 5 to 10 मिनट्स में आप लोगों को जितना भी डिस्कशन करना है, जो करना है, वो मैं आपको समय दूंगी। बस इतनी सी आप मेरी बात मान लीजिए, अपनी क्लास बहुत अच्छी हो जाएगी, टाइम भी बच जाएगा। और ठीक है। थायराइड का डिस्टरबेंस आज की डेट में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। थायराइड क्या है बेसिकली? थायराइड ग्लैंड जो है, इट इज हार्मोन जो सीक्रेट करता है। थायराइड हार्मोन जो है इज अ ग्रोथ हार्मोन। अब आपको ये समझना है कि प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड क्यों बढ़ जाता है, ठीक है। क्योंकि वो ग्रोथ हार्मोन है, बेबी की ग्रोथ के लिए भी रिक्वायर्ड है, इसीलिए कई बार उसका सिक्रीशन जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ जाता है। स्पेसिफिकली किस समय? प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। अब जैसे ही बेबी डिलीवर्ड आउट हो जाता है, उसके बाद लेडी का जो थायराइड लेवल है वो ऑटोमेटिकली जो है वो नॉर्मल रेंज में चला जाएगा। क्लियर? तो इस समय प्रेगनेंसी के दौरान ही सिर्फ माँ को थायराइड की मेडिसिन दी जाएगी और जैसे ही बेबी डिलीवर्ड आउट हो जाता है, कुछ हफ्तों के बाद उनका ब्लड टेस्ट करवाया जाएगा माँ का, और उसमें थायराइड का लेवल हम चेक करते हैं तो वो नॉर्मल रेंज में दिखेगा, ठीक है। तो स्पेसिफिकली आपको किस थायराइड में भी, थायराइड हार्मोन में भी किस हार्मोन पे आपको मेनली फोकस करके देखना है, वो है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। 3 टेस्ट होते हैं इसमें, 3 लेवल हम देखते हैं, T3, T4 एंड TSH का लेवल। अब प्रेगनेंसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा हार्मोन है जिसे हमें लेवल को बार बार चेक करवा के देखना पड़ता है, ठीक है। हिस्ट्री हो थायराइड की या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको करवा के देखना है। कभी भी ये इसका लेवल बढ़ सकता है। वो है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आपको इसको चेक करवा के देखना है। अगर ये विद इन द रेंज आ रहा है, ठीक है, जैसे नॉर्मली इसको 2 की रेंज में होना चाहिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, और मतलब थ्रू आउट द प्रेगनेंसी ये 2.5 या 2.9 के अंदर में ही होना चाहिए, मतलब 3 से कम होना चाहिए। अगर किसी का ज्यादा जा रहा है या 3 तक भी आ रहा है तो भी आपको उसको मेडिकेशन माइल्ड डोज के साथ स्टार्ट करना जरूरी है, ठीक है। माइल्डर डोज अगर मैं बोलूं तो 12 mm ऑफ मिलीग्राम जो है वो हम दे सकते हैं उसको। 12 इतना एकदम माइन्यूट डोज होता है, बहुत ज्यादा इफेक्ट उसका बॉडी पे हमें देखने को नहीं मिलेगा, बट ये लेवल को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर किसी का लेवल बहुत ज्यादा हायर लेवल पे जा रहा है, अनकंट्रोलेबल लेवल पे जा रहा है, तो वहां पर आपको डाइटरी मैनेजमेंट, डेली रूटीन जो उसका लाइफस्टाइल है उसका मैनेजमेंट देखना पड़ेगा। उसके अलावा किसी तरीके का कोई मेंटल स्ट्रेस बैकग्राउंड में तो नहीं चल रहा है, वो भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो इसीलिए जब भी वो लेडी विजिट करती है तो वहां पर आपको हिस्ट्री की बात करते हैं कि आपको हिस्ट्री टेकिंग करनी है वहां पर, ठीक है, कि क्या क्या प्रॉब्लम रही है, फैमिली इश्यूज तो नहीं है, कोई मानसिक तनाव तो नहीं महसूस हो रहा है आपको। अच्छा, कई बार ये होता है कि महिलाएं नहीं बताती हैं क्योंकि घर परिवार के दूसरे लोग भी साथ में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1-to-1 कम्युनिकेशन, डॉक्टर पेशेंट का कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है।
अच्छा, हमेशा याद रखना, अगर कोई मेल डॉक्टर है तो वो एक फीमेल अटेंडर अपने साथ हमेशा रखें, अगर फीमेल पेशेंट के साथ काउंसलिंग कर रहे हैं तो, ठीक है। कभी भी अकेले में काउंसलिंग ना करें, ये मेडिको एथिक्स में आता है कि मेल डॉक्टर को हमेशा एक फीमेल अटेंडर के साथ ही एक फीमेल पेशेंट को अटेंड करना चाहिए, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा, नहीं तो मेडिको लीगल इश्यूज हो जाते हैं इसमें, आज का समय जो चल रहा है। क्लियर? तो काउंसलिंग कन्विंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब आपको कॉज पता चल जाए तो वहां पे परिवार को बुला के भी वहां पे उनकी आप काउंसलिंग जो है वो कर सकते हैं कि ये एक स्पेशल टाइम है एक लेडी के लिए, प्रेगनेंसी, यहाँ पे उसको स्पेशल ध्यान की जरूरत है, ठीक है, ना कि प्रेशर की जरूरत है। प्रेशर नहीं चाहिए उसको, एक स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, ठीक है। जैसे सेलिब्रिटीज को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, उसी तरीके से एक प्रेग्नेंट लेडी को स्पेशल ट्रीटमेंट देना जरूरी होता है, ताकि उसका मूड हैप्पी रहे। तो उससे क्या होगा, हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होंगे। जब हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होंगे तो बेबी जो है वो भी हैप्पी होगा। क्लियर? ठीक है, म्यूट कर लीजिए। अच्छा, मैं लास्ट वाला हमारा इंट्रानेटल वाला तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, पोस्ट नटल केयर। स्टार्ट करूं? ठीक है मैम, इसमें टेस्ट में दो ही बोले ना, दो ही टेस्ट करना रहता है? और नहीं, मैंने बहुत सारे बताए। पहला देखिए, हीमोग्लोबिन आपको देखना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, हीमोग्लोबिन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, नॉर्मल इंडियन विमेन का 10 तक हीमोग्लोबिन नॉर्मल माना जाता है, ठीक है। अगर 10 से भी लो जा रहा है, प्रेगनेंसी से पहले भी उसका लो था, प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान महिला को हम आयरन रिच डाइट लेने की बात करते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ फॉलिक एसिड टैबलेट हम स्टार्ट करवाते हैं, सप्लीमेंट्स देते हैं। स्टिल ये सब देने के बाद भी फीमेल का हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ ही नहीं रहा है 9 से, ठीक है, कांस्टेंट 9 ही बना हुआ है। तो ये एक चिंता का विषय है, डॉक्टर के लिए तो स्पेशली है। क्लियर? तो ऐसे केस में आपको सिर्फ हीमोग्लोबिन नहीं करवा के देखना, आपको उसके बाद जो है थैलीसीमिया का टेस्ट आप करवा के देख सकते हैं, क्योंकि थैलीसीमिया एक ऐसी कंडीशन है, थैलीसीमिया मेजर और माइनर, जिसमें कि लेडी का हीमोग्लोबिन जो है, कितना भी वो रिच आयरन डाइट ले ले, उसका हीमोग्लोबिन एक पैरामीटर के बाद ऊपर बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। आप सेफ साइड के लिए थैलीसीमिया का टेस्ट आप करवा के देखेंगे, जिससे कि आपको रूल आउट हो जाए कि ये किस टाइप का एनीमिया है, ठीक है। एनीमिया बहुत सारे तरीके के होते हैं। क्लियर? तो मैं एनीमिया पे नहीं जा रही हूँ अभी, मैं सिर्फ हीमोग्लोबिन के बारे में बताया कि अगर आपको लग रहा है कि उसका हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा लो है, बढ़ ही नहीं रहा है, दवाइयां देने के बाद भी नहीं बढ़ रहा है, आयरन सप्लीमेंट देने के बाद भी नहीं बढ़ रहा है, डाइट लेने के बाद भी नहीं बढ़ रहा है, तो आप एक टेस्ट ऑप्शनली करवा के देखेंगे, जिसे हम कहते हैं थैलीसीमिया टेस्ट हमें करवाना है। दूसरा, शुगर का लेवल आपको चेक करवाना है। शुगर का लेवल क्यों चेक करवाना जरूरी है? क्योंकि कई बार ये होता है कि जेस्टेशनल डायबिटीज की कंडीशन जो है वो डेवलप हो जाती है, ठीक है। जेस्टेशनल डायबिटीज, अगर उसका शुगर लेवल बहुत ज्यादा बड़ा है तो उसको और भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। बेबी की ग्रोथ तो अफेक्ट होगी ही होगी, उसके साथ साथ लेडी को खुद भी जेनाइटल ट्रैक में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जेनाइटल ट्रैक इन्फेक्शन होता ही होता है, मैक्सिमम हो ही जाता है। पर अगर डायबिटिक है तो उसको कॉन्स्टेंटली ये रिस्क रहेगा कि उसको होगा। कौन सा सबसे कॉमनेस्ट इन्फेक्शन होता है? वो होता है कैंडिड एल्बिकन्स। ये आप लोगों ने जितने भी प्रैक्टिस करते हैं, आप सबको पता होगा कि एक ऑइंटमेंट या टैबलेट देते हैं कैंडिड एल्बिकन्स का पर वेजाइनली इंसर्ट करने के लिए, जिससे कि इन्फेक्शन रुक जाए, ठीक है। तो यहाँ पे कैंडिड एल्बिकन्स का इन्फेक्शन हो जाता है।
थोड़ा सा मैं कैंडिड एल्बिकन्स के बारे में बताऊं आप लोगों को? कोई भी Yes, हाँ या ना बोल दे। ठीक है। कैंडिड एल्बिकन्स क्या होता है? ये एक ईस्ट है, ठीक है, फंगल इन्फेक्शन होता है। इसका नेचर इस ऑर्गेनिज्म को अगर ग्रो करना है, ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि सेब का पेड़ कहाँ पे सबसे अच्छे से ग्रो कर सकता है, कैसे एनवायरनमेंट में ग्रो करेगा, पनपेगा, तो सबको पता है जो ठंडे कश्मीर में। इलाके होते हैं, जैसे कश्मीर, ठीक है, ठंडे इलाकों में सबकी एक प्रजाति होती है कि किसी एक सॉइल पे वो अच्छे से ग्रो कर सकता है। क्लियर? इसी तरीके से कैंडिड एल्बिकन्स को अगर सरवाइव ग्रो करना है तो उसको भी एक एनवायरनमेंट चाहिए, एक प्रॉपर सॉइल चाहिए। तो उसको ग्रो करने के लिए उसको क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट और ग्लूकोज चाहिए। तो ऐसी विमेन, हाँ बेटा आओ इधर मेरे पास, यहाँ बैठो, अम्मा क्लास ले रही है ना। तो ऐसी कंडीशन में ग्लूकोज रिच डाइट, तो ऐसी विमेन जिनको डायबिटीज है, ठीक है, जिनका शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई है और वो शुगर जो है वो ब्लड के साथ साथ यूरिन में भी आना स्टार्ट हो जाना, तो ऐसी विमेन जो है वो सबसे ज्यादा कैंडिड एल्बिकन्स के लिए प्रोन रहेंगी। अब इसके क्या लक्षण आते हैं? तो पहला लक्षण होता है कि योनि द्वार में बहुत ज्यादा दर्द, खुजली, जलन के साथ साथ डिस्चार्ज भी होना स्टार्ट होता है। अब डिस्चार्ज का एक पिक्यूलियर कैरेक्टर होता है, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है। किस कलर का होगा? जैसे आप लोगों ने दही देखी है, ठीक है, जी मैम, जी मैम। तो दही जितनी गाढ़ी और थिक, वाइट कलर का थिक, एकदम मोटी सी परत जो है वो वैसा अंदर की तरफ जमना स्टार्ट हो जाता है। जब पर वेजाइनली, जिसे हम बोलते हैं पीवी एग्जामिनेशन, जब किसी भी ऑब्स्टेट्रिशियन डॉक्टर के पास विजिट करते हैं तो वो सबसे पहले पीवी, प्लीज म्यूट कर लें। कौन है? माता प्रसाद वर्मा जी। जी। कोई प्रश्न है आपका? म्यूट कर दें, ठीक है। तो कैसा डिपोजिशन दिखेगा आपको परवेजाइनली जब हम चेक करेंगे? तो वाइट, कर्डी वाइट, CURDY, कर्डी वाइट, WHITE, वाइट डिपोजिशन जो है वो वेजाइनल एरियाज में दिखना शुरू होगा। जब डॉक्टर पीवी कर लेगा उसके बाद एक और फीचर होता है, जैसे ही उस वाइट, अरे माता प्रसाद जी माइक म्यूट करिए। मैं बोलूं माता प्रसाद वर्मा जी? बिल्कुल सही स्टूडेंट लग रहे हैं सर। अरे तो म्यूट कर लीजिए ना भैया, म्यूट करना नहीं आता माता प्रसाद जी। कर रही हूँ, फिर आप लोग अनम्यूट हो जाते हैं। अब मोबाइल को मत टच करिएगा माता जी। ठीक है, चलिए। तो बस जी वो वीडियो भेज दीजिएगा, सर्कुलेट कर दीजिएगा। हाँ भेजूंगा विकी भाई। क्या मैम मैं ये पूछ रहा था कि ओवरी में सिस्ट कैसे बन जाता है? भाई क्लास कौन सी चल रही है, आप कहाँ पहुंच जाते हैं? प्लीज आप लोग कंटिन्यू करिए मैडम जी। आपने जो प्रश्न पूछा है मैं लास्ट के 5 मिनट में आपको बिल्कुल उसका आंसर दूंगी, ठीक है, कि ओवरी में सिस्ट कैसे बनता है। पर अभी मुझे ये टॉपिक प्लीज कंप्लीट करने दीजिए, नहीं तो आप लोगों को सिलेबस नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो जब उसको पील करते हैं, पील मतलब जो फोर्सेप होता है, एक इंस्ट्रूमेंट जो यूज किया जाता है, उससे जब पील किया जाता है, खींचते हैं। आप लोगों ने स्ट्रॉबेरी देखी है? ठीक है, स्ट्रॉबेरी में आपने कैसा दिखता है स्ट्रॉबेरी? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही शाइन।
ठीक है शाइन जी, बिल्कुल रेड होता है, एकदम ब्राइट रेड होगा और उसके ऊपर डॉट्स होते हैं, है ना। तो सर्विक्स है जो है, जिसके ऊपर डिपोजिशन हो जाता है, वाइट कर्डी वाइट डिपोजिशन, जब उसको पील करते हैं तो वो स्ट्रॉबेरी लाइक अपीयरेंस देता है। ठीक है, किसके जैसा दिखेगा? स्ट्रॉबेरी लाइक जैसा। मतलब जो परत उसके ऊपर जम गई थी दही जैसी, उसको जब खींच के निकाला जाता है, क्योंकि हमें लैब में उसको टेस्ट के लिए भेजना है उस परत को, तो वहां पे पिन पॉइंट डॉट डॉट्स बन जाएंगे जिससे ब्लड ऊज करेगा और एकदम ब्राइट रेड कलर का सर्विक्स जो है वो अपीयर हो जाएगा। बिल्कुल गोपाल सिंह जी, जो आपने मुझे इमोजी भेजा है यहाँ पे स्ट्रॉबेरी का, बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा ये। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि कैंडिड एल्बिकन्स का इन्फेक्शन, कैंडिड एल्बिकन्स का इन्फेक्शन प्रेगनेंसी के अलावा नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में भी होता है, जिनमें शुगर की हिस्ट्री सबसे ज्यादा होती है। क्या हो रहा है बेटा? 1 मिनट, आप मुझे 2 मिनट का समय दें। तो ये बच्चे दूध खा ही ना रहा, सही नहीं। पेट खोलो। डालती गली तो आवाज। जी ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस समय कौन सा इन्फेक्शन हो रहा है, किसका किस तरीके से ट्रीटमेंट हमें करना है। क्लियर? ब्रीच प्रेजेंटेशन और नॉर्मल बेबी के बारे में भी मैंने लास्ट टाइम बता दिया था कि ब्रीच प्रेजेंटेशन के समय आपको किस तरीके का डिलीवरी मेथड हो सकता है। अच्छा, डिलीवरी मेथड के बारे में प्रेग्नेंट लेडी को डिलीवरी से पहले ही हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, ऐसी महिलाएं जो कि पहली बार प्रेग्नेंट हुई हैं, उनके लिए थोड़ा सा फियर फैक्टर ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू जो 1 या 2 बार हो चुकी हैं प्रेग्नेंट। ठीक है, जिन्होंने 1 या 2 बच्चे को डिलीवर कर चुके हैं। क्लियर? जो पहली बार प्रेग्नेंट हुई हैं, तो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल फियर उनके साथ प्रेजेंट होता है कि किस तरीके से डिलीवरी होगी, कैसे क्या होगा, आगे हमें किस तरीके से मैनेजमेंट करना रहेगा। तो आजकल हर हॉस्पिटल सेटअप में ये मैनेजमेंट जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है। काउंसलिंग मेथड हम इसे बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, माँ जो लेडी जो प्रेग्नेंट है उसके साथ साथ हस्बैंड को भी यहाँ पे बिठाल के हम उनको काउंसलिंग सेशन देना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस काउंसलिंग सेशन में हम उन्हें ये बताते हैं कि डिलीवरी का मेथड क्या हो सकता है। दोनों मेथड हम बताते हैं कि नॉर्मल, मानसिक रूप से सब तरीके से प्रिपेयर रहना है। मानसिक रूप के साथ साथ फाइनेंशियली भी आपको प्रिपेयर रहना जरूरी है, क्योंकि बिना पैसे का डिलीवरी नहीं हो सकती है। तो उनको हम पहले से ही तैयार करवाना स्टार्ट कर देते हैं। अब बच्चा जब पैदा होगा तो उसके लिए आपको क्या क्या तैयारी करके रखनी है, जैसे उसके कपड़े हो गए, सैनिटाइजेशन का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है, उसको ठंडी ना लगे बच्चे को, तो उसके लिए क्लोथिंग्स जो है उसी तरीके की लेकर आए। ठीक है, ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखना है। क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में हमें करवाना है माँ को। ब्रेस्ट फीडिंग आपको करवाना जरूरी है। अच्छा, एक बड़ी दिक्कत वाली बात ये होती है, नॉर्मल डिलीवरी के साथ नहीं होती है, बट जिनके साथ सी सेक्शन डिलीवरी हुई होती है, क्योंकि मदर ऑलरेडी स्टिचेस लगे होते हैं, मूव नहीं कर पाती है, बैठ नहीं पाती है, तो फीड नहीं कर पाती है। ठीक है, अब जब तक बच्चा लैच नहीं करेगा, निप्पल को पकड़ेगा नहीं, मिल्क जो है वो बाहर नहीं निकलता है। तो माँ जो है कई बार डर जाती है कि अरे मुझे तो दूध ही नहीं बन रहा है। ठीक है, पहली बार जो बन रही होती है माँ, तो यहाँ पे डॉक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि उनको एजुकेट करें। ठीक है, एजुकेट करें कि आपको जो है वो मिल्क जो है वो कब से फॉर्म होना स्टार्ट होगा, बच्चे को किस तरीके से स्तनपान करवाना है, कितना जल्दी जल्दी करवाना है। ठीक है, बच्चे को किस तरीके से गोदी में लेना है जिससे कि बच्चा निप्पल को प्रॉपरली ग्रिप कर सके और दूध जो है वो ले सके। अगर किसी तरीके से भी वो एजुकेटेड नहीं रही इस बारे में कि बच्चे को कैसे फीड करवाना है,
या किस तरीके से उसको गोदी में लेके दूध पिलाना है, तो बच्चा भी भूखा रहेगा और माँ को जो मिल्क हो रहा है वो अंदर ही अंदर कलेक्ट करके कई बार वो सिस्ट फॉर्म करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, और एंगॉर्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट की कंडीशन में चली जाएगी और वो काफी दर्दनाक हो जाता है। मिल्क डक्ट जो है वो कई बार ब्लॉक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि माँ जो है वो प्रॉपरली बच्चे को फीड नहीं करवा पा रही है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हर 1 घंटे में, जैसे बच्चे की नीड है उसको हर 1 घंटे में या 2 घंटे में अगर नीड है तो प्रॉपरली उसको जो है वो ब्रेस्ट फीड करवाए। अगर बच्चा नहीं ले पा रहा है, बहुत कम वजन का बच्चा पैदा हुआ है और NICU में रखा हुआ है, तो अब माँ कैसे पिलाए? बच्चा तो ले ही नहीं पा रहा है, जॉ बहुत ज्यादा वीक है उसके, दूध खींच ही नहीं पाएगा। तो इस कंडीशन में आजकल बड़ा अच्छा ऑप्शन आ गया है जिसे हम बोलते हैं ब्रेस्ट पंप, ठीक है। ब्रेस्ट पंप्स होते हैं, ब्रेस्ट पंप से हाँ जी बोले शाइन जी। मैम, जिन बच्चों को बचपन से पर्याप्त दूध नहीं मिल पाता है उनमें क्या डायबिटीज होने के चांसेस रहते हैं क्या? बिल्कुल नहीं रहते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ, पर उनके साथ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स रहेंगे। देखिए, डायबिटीज क्या है? डायबिटीज इज अ लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर, है ना। अगर उसका खान पान बड़ा ही बेकार तरीके का रहा बच्चे का, दूसरा फैमिली में हिस्ट्री बड़ी स्ट्रांग है, हर कोई डायबिटिक है, तो 200% चांसेस हैं कि आगे जाके उस बच्चे को डायबिटीज हो ही जाएगी, ठीक है। तो ये 2 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है।